एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही सुंदर एवं सुशील, शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। तभी एक दिन 7 भाइयों ने मिलकर जो अपनी बहन के साथ किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी बहन की के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों के साथ लेकर अपने खेत में काम करने चले गए। चूंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे, सभी लोग खेतों में काम करने के लिए जाने से पहले अपनी छोटी बहनों को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। सातों राजकुमारों की बहन अकेले घर पर सूखी सूखी सबसे के लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सिरोटी साग को तोड़कर लाती हैं और बड़े ही प्यार से सिरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले बेटी सब्जी फल आदि काटने का औजार से साग को काटने लगती हैं। इस दौरान वह अपनी उंगली भी काट ले बैठती और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिसे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तभी राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं, अगर एक दीवार में खून पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि कपड़े पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देकर माहवारी समझ खाना नहीं खाएगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाली छाती साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती हैं। फिर इसी खून से साग को सब्जी बनाती हैं। तब उसके सारे भाई और भाभी खेत को से लौटते ही अपनी छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए थाली में खाना लगाती है और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी भरती है और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया गया यह साग बहुत ही खाया, परंतु आज की बनी हुई सब्जी बहुत स्वादिष्ट और अद्भुत है। लगा, बताओ ना कैसे और क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाए हो। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई और कई भाइयों को पता न चल जाए मेरे हाथ में उंगली कट गई। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही पकाई है। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 दिन बाद हुआ, लेकिन खून लगे स्वाद का उनके मन मस्तिष्क से उतर नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा और 7 भाई और भाभी ने उससे उस दिन और खाना बनाने का तरीका जानने का जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। नहीं मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसे बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटा भाई छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमार की मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगी। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितने लालची बन गए, इतना आभास राजकुमारी को हो गया था कि किस प्रकार उनके भाई उनके मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन 7 भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहाँ पुरुष से निर्मित 4 केद के वृक्षों पर बने बचाने के नीचे पहुंच पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचाने पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकते। इस प्रकार 7 भाई अपनी बहन को मचाने पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करते हैं चले जाते हैं। तभी राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वह मचान में जाकर बैठ जाती है और केंद्र के वृक्ष के साथ वह बांस का बुदा फिर सभी भाई के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूर पर स्थित पहाड़ी पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते एक चट्टान पर भारी से अपने बाण को तेजी से धार प्रदान करते हैं। टोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपनी तीर को चट्टान पर धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशान लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बात को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है। अपनी मातृभाषा में गीत गाने की लगती है। बिंदु बिंदु दाता छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मार कर ही दादा साहब तो तीर को सीधे मेरे छाती पर वार करो। इधर
उधर तीर क्यों चला रहे हो? फिर सभी भाइयों बार बार अपनी तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीर को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत ही लगाव था और धनुष बाण चलाने में 7 राजकुमारों से सबसे निपुण था। चट्टान में धार किए गए तीरों के निशान राजकुमारी जानती थी कि उनके 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई दादा भाग्य की तरह लालची नहीं है। 6 भाइयों छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हैं और आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। और फिर छोटा राजकुमार उन के दासमन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ते हैं। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वह गीत गाती कि बिंदु बिंदु दाता छाती ताई ताई। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती हैं कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मारपीट उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहुत बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेज जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारी लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा तो रस्सी दिए हैं, वो भी 7 टुकड़े में दिए हैं, थोड़े जोड़ने पर भी इस रस्सी में लकड़ियों को नहीं बांध पाएगा। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगा और उसके आंखों से आंसू धरती में गिरने लगे। वह अपनी बहन को याद करके रो रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्या रो रहा है राजकुमार? वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नहीं देखता। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आबिती सुनाते हैं और नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी की रस्सी को बांधे निपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहां रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊंगा। और राजकुमार ऐसा ही करते हैं। सभी भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि किसका उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद करके भेज देते हैं। छोटे राजकुमार पानी लाने के लिए एक ढांडी छोटा कुआं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसके छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। यह सारी घटना को दाढ़ी के मेंढक केकड़ और मछली सुनकर वह देख रहे थे और तीनों राजकुमार को रोता हुआ देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। और फिर राजकुमार उन्हें आप बीती बताता है, उत्साह से बताता है कि कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ? नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़ा में छेद में छिप कर जाते हैं और मछली को केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी खाएंगे तब तुम केकड़ों को खाना। बड़े भैया शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों ने छुपा कर वह मांस को दिमकी के टिल्हे पर डाल देते हैं और समय बीतने पर वह मांस को एक बड़ा बुंदा झुंड लगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उस बांसोदी के पास से गुजर रहा होता है और वह सुंदर बांस के बूंदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस को केंद्रा वाद्य यंत्र बनाई जाए तो कितनी सुरीली मधुर निकलेगी। उसी क्षण बांस की आवाज आती है, ना काट ना रे जोगी, लागे भैया रोपल बांस। कि फिर भी बांस को काटता है। इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है और इस बांस का आवाज इतना सुंदर होता है कि केंद्रा बनाए तो कितने मधुर आवाज निकलेगी। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा निर्माण करता है। इस केंद्र से इतनी मधुर आवाज निकलती है कि
जोगी जहाँ भी इसे बजाता उस ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचा और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू कर देता है, परंतु इस बार केंद्रा का मीठा स्वर एक कर्कश हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है, एक बार एक ही धुन निकलता है कि ना बाज रे केंद्रा, ये तो लागे मेरो दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मारपीट कर जोगी को अपने घर से बाहर भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर पर जाता है, लेकिन हर भाई की बात ही वह धुन ना बाज रे जोगी केंद्रा, ये तो लागे मोरे दुश्मन को घर बजाता है। यह धुन सुनकर सारे जोगी भाई को डांट कर भगा देते हैं। सभी अंत में जोगी और छोटे राजकुमार के घर पहुंचा और छोटे भाई के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगा और जोर जोर से बाजने। केंद्रा, ये तो हमारे छोटे भैयारों को घर बड़ा ही मधुर सुट मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटे राजकुमार चंद्राकर मोहित हो जाते हैं और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुंह मांगी सोने की मोहरे देकर उसे खरीद लेता है। तभी जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं और अच्छे से विदा करते हैं। धीरे धीरे समय बीता गया और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब राजकुमार वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा कमरे में साफ सफाई कर घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं होगा। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं, फिर कमरे में कोई इतना सुंदर किसने सजाया। नौकर के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं कि शायद कोई भाभी आई होगी और अपने कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम कर ले जाते हैं तो यही घटना हर बार देखने को मिलती है और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी। और आखिर मेरे घर को इतना सुंदर ढंग से कौन सजावटी करता है। वह अपने भाइयों का भाभीियों से पूछता है और वे भी लोग भी सजावट की बात सुनकर साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सफाई पता लगाने के लिए किसी काम को बहाना कर बाहर जा रहे हैं बोलकर निकलते हैं और चुप कर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुआ चटाई के अंदर छुप जाते हैं और कुछ समय इंतजार करने के बाद राजकुमार देखते हैं कि ये खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलती है, एक कमरे के अंदर आती हैं और इतने सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस ही उसी केंद्र में समा जाती हैं। यह देखकर राजकुमार की आंखें खुली रह गई और चूंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमारी की छोटी बहन के जैसी ही थी, राजकुमारी अगले दिन एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे में सफाई का खत्म करके वापस केंद्र में जाने वाली होती हैं, तब छोटे भाई राजकुमार उसी का लड़की का हाथ पकड़ते हैं और तुरंत केंद्र में जला देते हैं, जिसके लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में निर्मित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। और आज हर गांव में पूजा के दिन बकरा करता है।